एक और बड़ी खबर बताते हैं अपने दर्शकों को। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मंत्रालय इसका नाम दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए यह नया मंत्रालय बनाया गया है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक नया मंत्रालय बना दिया गया है, इसका काम क्या होगा, ये मंत्रालय कैसे काम करेगा और इसको लेकर क्या खाका है केंद्र सरकार के पास? देखिए, जब भी कुछ ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी चौंकाते जरूर हैं। और आज दिन सुबह से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो 3 बार उनके चौंकाने वाले फैसले आए। पहला, थावरचंद गहलोत को जिस तरीके से राज्यपाल बनाया गया। दूसरा, जो कहा जा रहा था कि 8 तारीख को शुभ मुहूर्त में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बजाय वो कल ही शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार। तीसरा, नए मंत्रालय के गठन का है, क्योंकि जिन लोगों को उनको एकोमोडेट करना है और मोदी का जो साफ तौर पे कहना है और मानना है कि वो मिनिमम गवर्नमेंट दिखाना चाहते हैं और मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए और ठीक ढंग से सरकार चले, इसको वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब जो नया मंत्रालय सृजित किया गया है तो इसके रूपरेखा को अभी तक कहें तो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। ठीक है विकास, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, इससे पहले कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इससे पहले कि नए मंत्री शपथ लेते, एक सरप्राइज एलिमेंट मोदी सरकार की तरफ से पेश कर दिया गया नए मंत्रालय के तौर पर। जी हाँ, ये कोऑपरेटिव के लिए मंत्रालय नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये मंत्रालय स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर है। क्योंकि कई बार जो विपक्ष की सरकारें होती हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि सेंटर हमारी मदद नहीं कर रहा है, कांग्रेस की सरकारें ज्यादातर लगाती हैं, बाकी विपक्ष की सरकारें ज्यादातर लगाती हैं। तो ये जो मंत्रालय है ये बनेगा कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ये कोऑपरेटिव यानी सहकारिता को बनाने के लिए मंत्रालय नहीं बन रहा विद्या। मैं इसको बता दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मंत्रालय बनेगा, जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यानी स्टेट और सेंटर के बीच जो इश्यूज होते हैं अभी तक उसको होम मिनिस्ट्री डील करती है। कुछ ऐसे फोरम्स हैं जैसे जीएसटी का फोरम, जहां पर सभी जगहों के मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर, वित्त मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद होते हैं। कोऑपरेशन कैसे बढ़ाना है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये एक अहम मुद्दा है और इसके लिए एक मंत्रालय बनाए जाने की बात हो रही है। तो ये जो मंत्रालय होगा ये सहकारिता के बारे में नहीं बल्कि सहकार्य कैसे किया जाए स्टेट और सेंटर के बीच, उसके लिए बनाया जा सकता है। जी, इसका मतलब ये हुआ दीपक जी कि अभी तक जिन कामों को लेकर स्टेट और सेंटर के बीच कई बार हम देखते थे कि विवाद हो जाता था, कई बार जनता तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, कई योजनाएं सीधे जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता था कि हमने योजना बनाई है, उसके लिए फंड दिया है, लेकिन राज्य सरकारें सवाल उठा देती थी। उसी विवाद को खत्म करने की कोशिश है मोदी सरकार की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए दरअसल अब होम मिनिस्ट्री में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो किसी भी राज्य, चाहे वो विपक्ष का हो, उससे भेदभाव नहीं करती। पूरा भारत उनका है। मेरे ख्याल से ये संदेश उनके लिए देना जरूरी भी है, क्योंकि विपक्ष की सरकारें कई तरह के आरोप लगाती रही हैं कि हमको वैक्सीन नहीं मिल रही, हमको समय से ऑक्सीजन नहीं मिली। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक मंत्रालय खोलने पर विचार किया है। आपने देखा होगा दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किस तरह की क्राइसिस मचाई थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि भाई इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो गलत है, इनको उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी जिसकी इनको जरूरत है। तो मेरे ख्याल से अगर पेपर और फाइल वर्क क्लियर होगा तो काफी चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए इस तरह के मंत्रालय के बारे में विचार किया जा रहा है। ठीक है दीपक जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, शाम को शपथ ग्रहण है, कौन कौन मंत्री होंगे उसका ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी रात के 11 बज चुके हैं। क्या कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर अंतिम मुहर लग गई है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है? विद्या, मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से जो लिस्ट है वो अभी राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंची है। लिस्ट राष्ट्रपति भवन पहुंचेगी, उसके बाद नामों की घोषणा होने की संभावना है। मेरे हिसाब से देर रात या कल सुबह ये लिस्ट राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएगी। ये बात तय है कि विधानसभा चुनाव पर नजर है। ये बात भी तय है कि जातिगत समीकरणों को उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले साधना है। ये बात भी ठीक है कि जनसंख्या के हिसाब से जो बड़े राज्य हैं
उन्हें ज्यादा महत्वता दी जाएगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको भी साधा जाएगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, लेकिन कवायद ये है कि सरकार का चेहरा और चमकाया जाए। स्टेट और सेंटर के बीच जो कोऑर्डिनेशन को लेकर जो कोरोना के मामले में गफलत हुआ था, मुझे लगता है कि ऐसे इसके चलते शायद इस मंत्रालय के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है दीपक जी, मोटी बात यह है कि अभी जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, यही लगभग नए मंत्रिमंडल में चेहरे होंगे ऐसे जिनको शामिल किया जा सकता है, या फिर इस बात की भी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सरप्राइज करते हैं, तो कुछ सरप्राइज नाम भी, कुछ ऐसे चेहरे भी आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी अभी तक जो बातें सामने आई हैं, अभी तक जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, उनमें यही वो नाम है जिन्हें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं। चाहे वो ऐसे प्रदेश हो जहां पर आने वाले वक्त में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां से लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, या फिर जिन राज्यों में बीजेपी ने पिछले कुछ वक्त में अच्छा किया है, वहां से कुछ लोगों को कैबिनेट में लाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में लाया जा सकता है। तो ये तमाम वो नाम हो सकते हैं। इसके अलावा जो एनडीए के घटक दल हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, ये बात लगभग तय है। लेकिन किसको कितनी सीट मिलेगी, किसकी तरफ से कौन मंत्री बनेगा, अभी कयास है। अंतिम मुहर इस बात पर तभी लगेगी और उन नामों का खुलासा तभी होगा जब लिस्ट राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, तभी पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकता है। लेकिन अभी मोटा मोटी आप यह समझकर चलिए कि जिन लोगों को फोन किया गया है, चाहे वो नड्डा की तरफ से, उनके घर से फोन गया हो, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से फोन गया हो कि आप दिल्ली आइए और दिल्ली में आकर आपसे बात करनी है, तो सीधा सीधा मतलब यही है और कयास यही लगाया जा रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में या तो शामिल किया जाएगा या फिर उनको कोई भरोसा दिया जाएगा। लेकिन जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पशुपति पारस, चिराग पासवान, जिनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उनको एलजेपी कोटे से नहीं किया जाए, नहीं तो वो कोर्ट चले जाएंगे। दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, उनको उत्तर प्रदेश से शामिल किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं और उज्जैन से पूजा पाठ करके वो दिल्ली पहुंचे हैं, इंदौर के रास्ते, अब वो दिल्ली में मौजूद हैं। साथ ही जेडीयू के कोटे से भी मंत्री बनेंगे, ये लगभग नीतीश कुमार ने बता दिया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि उनके कोटे से मंत्री बनने जा रहा है। हालांकि कितने मंत्री बनेंगे और वो कौन कौन होंगे, इसको लेकर अभी जेडीयू की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, उसके बाद लौटेंगे तो और इस मामले पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मोदी कैबिनेट के विस्तार का काउंटडाउन, पिछड़े, दलितों और महिलाओं को मिलेगी तरजीह, सहयोगी दलों की बढ़ेगी भागीदारी, कैबिनेट में 20 नए चेहरों को मिलेगा मौका। करीब 2 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल का कल शाम विस्तार होना है। दूसरे कार्यकाल में ये पहला कैबिनेट विस्तार है। ऐसे में इस विस्तार के जरिए सियासी समीकरण के साथ साथ कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश हो रही है। इस बार मोदी कैबिनेट में करीब 20 से अधिक नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिनमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि मौजूदा कैबिनेट से कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उन मंत्रियों के काम का बोझ भी हल्का किया जा सकता है, जिनके पास 1 से अधिक मंत्रालय हैं। इससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। उनकी जगह कैबिनेट में किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। नेताओं के दिल्ली आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि अभी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इन नेताओं में से कई को बीजेपी आला कमान का कॉल भी जा चुका है। आपको कैबिनेट में नाम चल रहा है। मैं अभी 3 दिवस के दौरे को समाप्त करके मैं अभी दिल्ली पहुंचा हूं। कोई खबर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैंने आपको कहा है कि कोई खबर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तो वहीं 2 गुटों में बटी एलजेपी के नेता पशुपति कुमार पारस मोदी कैबिनेट की विस्तार की संभावना के बीच कुर्ते की खरीदारी में व्यस्त दिखे। माना जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। इनके अलावा भी कई चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, रीता बहुगुणा जोशी, सुशील मोदी,
जामयांग नामग्याल, जेडीयू से ललन सिंह और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। इनमें से कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सर क्या लगता है कि आपको एक कैबिनेट का भी दर्जा देने का ऐसा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँ। पीएम मोदी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपने मंत्रियों के कामकाज पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी संगठन के नेताओं से भी चर्चा की। मंत्रिमंडल से हटाने के बाद कई चेहरों को संगठन में समायोजित किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन।